हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1। और ये क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से है, चाहे वो ओपन लर्निंग में है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो। और हमने जो पूरा सिलेबस लिया है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, और ये जो है कानपुर यूनिवर्सिटी और अदर जो भी यूनिवर्सिटी है, इन सब के लिए समान रूप से ये एप्लीकेबल है। आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करिए और सिलेबस डाउनलोड करके ये देखें कि हमको क्या क्या पढ़ना है। और आप पाएंगे कि आपके सभी टॉपिक जो हैं वो इस सिलेबस में इन कंक्लूड किसी ना किसी रूप में है। यदि ऐसा होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में हो या किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आप उस हिसाब से अपना नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी 2 क्लास पूरी हो चुकी है। ये थर्ड क्लास है, क्लास नंबर थर्ड, तीसरी क्लास है। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरी 2 क्लास नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जा करके सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर, उसकी दोनों क्लास देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। पढ़ाई करने का 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप पूरा सिलेबस को जो है देखें, उसको एक्सप्लेनेशन उसकी देखें, समझें, और तब आप अपने नोट्स बनाएं। क्योंकि किसी टॉपिक को समझने के लिए बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है, लेकिन फ़ायदा हमें तभी होगा जब हम अपने पूरे टॉपिक को गहनता से अध्ययन करें, और साथ में हमारे पास इतना मैटर ज़रूर होना चाहिए कि हम उसको एग्ज़ाम में लिख पाएँ। अब आपने पढ़ा खूब, आपने जो है खूब उसका जो है किताबें पढ़ ली, मॉडल पढ़ लिया, यूट्यूब चैनल से देख लिया, याद आपको 10 लाइन भी नहीं है, तो तब तो काम नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर तो ये नहीं देखेगा कि आपने जो है कितनी किताबें पढ़ी या कितने यूट्यूब चैनल देखे। मेन ये होता है कि आपको कितना याद है, आपको कितनी लाइनें याद हैं, आप कितना एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो हमें केवल ऐसा ही नहीं है कि हमें केवल ज्ञान ही प्राप्त करना है, बल्कि हमारे पास कॉन्क्रीट मैटर होना चाहिए। किसके लिए? ताकि हम उससे संबंधित एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम कर पाए। क्योंकि इंटरेस्ट के रूप में पढ़ने को तो पूरी लाइफ पढ़ी है। तो सबसे पहले करना क्या है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका हमको 300 400 या 500 वर्ड्स जो हैं वो हमको कभी भी किसी भी टाइम हम लिखने के लिए रेडी रहने चाहिए। इतना हमको याद होना चाहिए कि हम उसके 300 400 शब्द हमें किसी भी समय हम उसको लिख पाएँ। तो सबसे पहली बात ये रही। अब बहुत ये टॉपिक को बहुत लोग यूट्यूब में भी, टीचर भी बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन कितना हम छोड़ें, कितना हम याद करें, कितना हमें रिवाइज हो सके, क्या हम पूरा क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं? उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ये सबसे पहले हमको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपको लग गया कि 300 400 500 शब्द मैं इसमें लिख सकता हूँ, उसके बाद आप कितना भी उसको लंबा पढ़ें, कितना भी उसको स्टडी करें अलग अलग किताबों से, अलग अलग चैनल से, लेकिन पढ़ लिया हमको, हमने उसको 10 दिन 12 दिन 15 दिन, और याद हमको 10 लाइन भी नहीं है, तो तब तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने ये कोर्स जो डिज़ाइन किया है, ये कोर्स मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको कम से कम उसमें एक्सप्लेनेशन कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम 300 400 शब्द वो होना चाहिए। राइट। तो क्योंकि सबसे प्रायोरिटी तो यही है कि हमें कुछ एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ मैटर हमारे पास हो, सबसे प्रायोरिटी यही है। तो जो भी मैं इसमें दे रहा हूँ आपको, पीडीएफ के रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो उसको बैठ करके नोट डाउन, कॉपी पेंसिल जो भी आपको नोटबुक ले करके उसको आप अपना नोट कर लें। और उसके बाद उतना मैटर तो आप तैयार कर लें। उतना मैटर तैयार करने के बाद आप कितना भी पढ़ते रहें, कितनी भी नॉलेज हासिल करते रहें, क्योंकि यदि कोई राष्ट्रवाद पूछा है और राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व पूछा है तो 250 सबसे ज़्यादा नहीं आएगा वो। और नहीं आएगा तो उतना हमें कॉन्क्रीट याद होना चाहिए, हमें उतना कॉन्क्रीट याद होना चाहिए, तभी तो हम जो है उसको लिख पाएंगे। पढ़ लिया बहुत और याद है नहीं कुछ, तो आप अपना जो है वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नोट्स बना के लिखता रहिए। एक कॉपी बना लीजिए उसकी, मैंने पहले भी बताया इस बारे में। और उस कॉपी को ही फिर रिवाइज करना है। उस कॉपी को आधार बना करके आप अलग अलग चीज़ें पढ़ सकते हैं, अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। और फिर जब आपको कुछ याद रहेगा तो अलग वीडियो देखने में भी आपको अच्छा रहेगा और मज़ा आएगा। तो वीडियो कौन सी है, लेक्चर कौन सा है? थर्ड।
हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं अपना, और साथ में जो है हम इसका पहली यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, 2 क्लास हो चुकी है। आइए तीसरी क्लास चलते हैं। हमने देखा था कि सिलेबस था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास, राजनीतिक और सांस्कृतिक रुझान। सबसे पहले सिलेबस को समझना आना चाहिए। सिलेबस है क्या, सिलेबस कहता क्या है, सिलेबस के जो वर्ड्स हैं उनका अर्थ क्या है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो हमको किसी भी बुक से, किसी भी मॉडल से, किसी भी चैनल से, इवन आप उससे संबंधित कोई सीरियल देखते हैं या उससे संबंधित कोई मूवी देखते हैं तो उससे भी आपकी चीज़ें समझ में आएगा कि हमको कितना तैयार करना है और किस तरह से ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में सिलेबस समझाया था पूरा का पूरा, और उसके बाद हम आगे बढ़े थे। तो राष्ट्र पढ़ लिया हमने किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं। अब जो है उसके प्रेरक तत्व राष्ट्रवाद के क्या क्या होते हैं। अब इसके बाद नंबर 2 आप आता है आंदोलन पे। चलिए इसको देखते हैं आंदोलन को। तो राष्ट्र पढ़ा, अब आंदोलन। तभी तो ये पहली यूनिट में जो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है इसको हम कर पाएंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट, ये आंदोलन है। आंदोलन बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य या अधिकार को पाने के लिए संगठित प्रयास करते हैं तो उसे आंदोलन कहा जाता है। अब आंदोलन इसने बताया संगठित प्रयास, एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर के कोई उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ठीक, या अपना अधिकार पाना चाहते हैं। किसी एक उद्देश्य के साथ यदि हम एक प्रयास करते हैं अपने अधिकार लेने का या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का तो उसे आंदोलन कहते हैं। इसको समझाता हूं मैं। आंदोलन का जैसे हमारा उदाहरण राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्र लग गया इसमें। अब आंदोलन क्या हुआ कि राष्ट्र के लिए किया गया आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कहलाया। छोटे आंदोलन भी हो सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन आपने देखा होगा, कुछ समय पहले जो है चलता रहा किसान आंदोलन, किसानों के लिए किया गया आंदोलन। इसका मतलब किसानों ने संगठित प्रयास किया है, किसके लिए, अपना कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, या अपना कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए, या कोई कानून बदलने के लिए, या एक नया कानून लाने के लिए। इसी तरह महिला आंदोलन हो सकता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, महिलाओं से। हो सकता है महिलाओं के लिए कोई गलत कानून बन गया हो तो उसको हटाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं। जरूरी नहीं इसमें सभी महिलाएं इकट्ठी हों, लेकिन एक बड़ा तबका महिलाओं का इकट्ठा हो करके वो मांग रखता है किसके सामने, राज्य के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, तो इसको महिला आंदोलन कहा। कृषक आंदोलन हो गया, हो सकता है मजदूर आंदोलन हो सकता है पिछड़ा वर्ग आंदोलन हो। तो ये आंदोलन क्या है, संगठित प्रयास है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। किसके द्वारा, किसी समूह के द्वारा। समूह कुछ भी हो सकता है समूह राष्ट्र हो। अब समूह क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। समूह बहुत सारे लोगों को मिलकर के बनता है। समूह की एक साझी पहचान होती है, समूह का एक साझा उद्देश्य होता है। साझी पहचान क्या है, इसमें सब महिलाएं हैं। किसान आंदोलन की साझी पहचान क्या है, सभी किसान हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की साझी पहचान क्या है, राष्ट्र के सभी लोग हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन। इसको मैं आगे भी बताता हूँ, पहले सिंपल आंदोलन हमने समझा। अब आंदोलन की विशेषताएं क्या होती हैं, साझा उद्देश्य होता है, बिल्कुल सही है। अगर किसान आंदोलन है, वो किसान या तो कोई नया कानून बनवाना चाहते हैं सरकार से, या कोई नया कानून हटवाना चाहते हैं, राइट। इसका एक संगठन हुआ, आपस में ये जो है इकट्ठा होकर के संगठित रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ तबका जो है अलग उद्देश्य रख रहा है, इसमें कुछ जो है अलग चल रहे हैं, संगठित होंगे, एक ही बात पे चलेंगे, आपस में सामंजस्य होगा, एक नेतृत्व होगा, उसका नेता भी होता है। किसान आंदोलन हुआ उसमें भी नेता होता है, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें भी नेता होता है, महिला आंदोलन होता है वो उसमें भी नेता होता है, पिछड़ा वर्ग का आंदोलन होता है उसमें भी नेता होता है, हो सकता है आदिवासी आंदोलन हो तो उसमें नेता होता है। जन सहभागिता, भाई बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, जन सहभागिता, जन का मतलब लोग, उनकी सहभागिता होगी तभी तो आंदोलन बनेगा। वो शांतिपूर्ण भी हो सकता है और उग्र स्वरूप भी हो सकता है, हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग भूख हड़ताल करें, कुछ लोग बैठ करके धरना दें,
कुछ लोग बैठ करके सांकेतिक जो है काम को बंद कर दें। एक तो इस तरह का आंदोलन हो गया। एक आंदोलन ऐसा हो सकता है कि हो सकता है तोड़फोड़ करें, चक्का जाम करें, सरकार के लोगों पे जो है वो उनकी हत्या कर दें, जैसे नक्सली आंदोलन। नक्सली आंदोलन क्या करते हैं? नक्सली आंदोलन किस पे? सरकार की संस्थाओं पे हमला करते हैं, जवानों को मारते हैं, नेता को पकड़ लेते हैं, डीएम को पकड़ लेते हैं, किसी के बच्चे को उठा लेते हैं। तो ये आंदोलन हो गया। इतना बड़ा आपके पेपर में नहीं आने वाला। वो सिंपल पूछेगा आंदोलन किसे कहते हैं या राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं। अब आपको इतना सब पढ़ लिया तो आपको कम से कम इतनी लाइन तो याद होनी चाहिए कि आंदोलन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लिया, संविधान पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, किसी ने पूछ लिया आंदोलन किसे कहते हैं तो हमें नहीं पता। किसने कह दिया आंदोलन के ऊपर 2 लाइन लिख दो, हमें नहीं पता। तो आपने चाहे 4 घंटा वीडियो देखा है किसी का, चाहे 10 घंटा देखा है, चाहे आपने 50 किताबें पढ़ती है, एग्जामिनर कुछ नहीं देखता है। एग्जामिनर क्या देखता है कि आपने लिखा क्या है। तो आपने इतना पढ़ा तो आपको कम से कम ये 10 लाइन तो याद होनी चाहिए। इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हो गया राष्ट्रीय आंदोलन, ये राष्ट्र के लिए मैं समझा चुका हूँ। जब किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता या सम्मान की रक्षा के लिए उस राष्ट्र के नागरिक एक साथ होकर के संघर्ष करते हैं तो उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। ठीक, तो अगर राष्ट्र पूरा एक उसकी समस्या है, वो कुछ अधिकार चाहते हैं पूरे लोग मिल करके, ये राष्ट्र मान लिया, अलग अलग तबकों के लोग जुड़े हैं, ये भारत है हमारा, इसमें अगर कुछ अलग अलग तबकों के लोग जुड़ करके किसी पूरे राष्ट्र के लिए जो चेंज चाहते हैं, हो सकता है व्यवस्था में चेंज हो। जैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कैसा रहा? हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा है अंग्रेजों से मुक्ति पाने का, राइट। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन किस चीज़ के लिए रहा है? अंग्रेजों से मुक्ति पाने का। इसको भी मैं आगे बताता हूँ। विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुलाम उपनिवेशों के निवासियों द्वारा लंबे समय से संचालित किया गया संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। अब कैसे, ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। ओके, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये तो सिंपल परिभाषा है किसी भी राष्ट्र की। अगर सिंपल परिभाषा अगर भारत के संदर्भ में पूछता है कि राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं, और यदि सिंपल राष्ट्रीय आंदोलन पूछता है किसी भी देश के लिए, तो वो कहेंगे कि इसके राष्ट्र के लोग, इस देश के लोग उसके सम्मान के लिए, एकता के लिए या किसी सामान्य उद्देश्य के लिए, सामान्य हित के लिए इकट्ठा होकर के व्यवस्था परिवर्तन या कुछ मांग अधिकार के लिए यदि प्रयास करते हैं और संगठित प्रयास करते हैं तो आंदोलन कहलाता है। इसी तरह आंदोलन का मेन मकसद क्या था? पहले विदेशी सत्ता से, अधिकतर अंग्रेज शासन करते थे बहुत सारे देशों के ऊपर, उनसे मुक्ति, आज़ादी प्राप्त करने के लिए गुलाम उपनिवेशों के निवासियों द्वारा। उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं, मान लिया ये एक देश है, इस देश ने दूसरे देश पर कब्जा कर लिया। मान लिया भारत है, ये भारत है, मान लिया इसने कब्जा कर लिया चाइना के ऊपर, मान लेते हैं। तो ये चाइना क्या हुआ? गुलाम उपनिवेश। भारत क्या हुआ? मुख्य देश, राइट। तो इसके निवासियों द्वारा लंबे समय तक संचालित किया गया संघर्ष, किसको छोड़ो, आप अपने देश जाओ। इसका दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये इंग्लैंड था, यूके, और अंग्रेज यहाँ से आए थे। ये भारत था, तो भारत क्या था? उपनिवेश। कैसा उपनिवेश? गुलाम उपनिवेश। किसका? इंग्लैंड का। तो हम अब क्या करेंगे? आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन चलाएंगे किसके लिए? मुक्ति के लिए। उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना, आज़ादी प्राप्त करना, ठीक, इनको यहाँ से बाहर निकालना। तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष क्या होता है? अगर दो हित आपस में टकराते हैं तो उसको संघर्ष कहते हैं। एक आदमी मैं हूँ, एक आदमी सामने वाला है, मैं इस चीज़ को लेकर के कुछ चाहता हूँ, ये इस चीज़ को लेकर कुछ चाहता हूँ, इसका मतलब हितों में टकराव है, इसका मतलब विचारों में टकराव है। विचारों में टकराव को क्या कहते हैं? संघर्ष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में इसके राष्ट्र के रूप में जब लोग, राष्ट्रवाद की भावना आई और आंदोलन किया, किसके विरुद्ध किया? अंग्रेजों के विरुद्ध किया। क्या करने के लिए किया? गुलामी से निजात पाने के लिए किया, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए किया।
तो विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भारतवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया संघर्ष क्या कहलाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ओके, ये कब से कब तक चला? पहला आंदोलन कब हुआ? 1857, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं। 1857 से आंदोलनों की एक सीरीज शुरू हुई जो कि 1947 तक चली। छोटी छोटी चीज पढ़ना है, उसको नोट करना है, और नोट करने के बाद उतना रिवाइज करना है। समझना भले ही कितना है, समझना भले ही कितना है, कितना भी आप वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए, दूसरे का लेक्चर अटेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक सॉलिड मैटर हमें तैयार करना है कि चाहे 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए या 10 नंबर में आए, उसको हम उसी हिसाब से लिख सके। नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला पहला आंदोलन कौन सा था जो राष्ट्रव्यापी था? 1857 का। ठीक, ये हमको पढ़ना है आगे चल करके। ये आता भी है, सेमेस्टर में भी आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ये छोटे एग्जाम में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है। तो इससे पहले हमने राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन देखा क्या होता है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन देखा क्या होता है। किसी भी देश में राष्ट्र के जब 7 लोग इकट्ठे होकर के व्यवस्था परिवर्तन के लिए या देश के लिए या विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। ये भारत में हुआ तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कहलाया। भाई राष्ट्रीय आंदोलन हमारा 1857 में पहला हुआ था, और इस तरह बहुत सारे आंदोलन आंदोलन हुए और वे चले 1947 तक। तो इन आंदोलन जितने भी हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हुआ, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, चाहे वो छोटे आंदोलन हुए, ठीक, जैसे स्वदेशी आंदोलन भी एक था, इसमें स्वदेशी पर जोर दिया गया, आगे आप पढ़ेंगे। तो इन आंदोलनों के उदय के कारण क्या थे? पहले आंदोलन का उदय कारण जब पहला संघर्ष हुआ, किसको भगाने के लिए? अंग्रेजों को भगाने के लिए। ये इसका कारण था कि हमारे यहाँ जो आंदोलनों की मूवमेंट्स की एक सीरीज प्रारंभ हो गई, जिसका पहली कड़ी के रूप में 1857 का आंदोलन था। तो ये आंदोलन अगर इस तरह से पूछते हैं आंदोलन क्यों शुरू हुए, तो पहला ये रीजन, राइट। 1870 आगे पढ़ेंगे इसको। का विद्रोह भारत में पहली संगठित, मतलब संगठन बना के राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। संगठित राष्ट्रीय चेतना पहली बार राष्ट्र की फीलिंग लोगों ने महसूस की थी, क्योंकि पुराने काल से अब तक भारत के अंदर अनेक राजाओं का शासन था। यहाँ पे उत्तर भारत में अलग शासन, मध्य भारत में अलग शासन, साउथ में अलग शासन, साउथ में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा जो हैं थे। वो मैं आपको बताना चाहूँगा, हिस्ट्री के स्टूडेंट इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ये मान लिया इंडिया का मैप हो गया तो बहुत सारे राजा थे, यहाँ कोई राजा, यहाँ कोई राजा, यहाँ कोई, ऐसे ऐसे करके। तो ये पूरे भारत में हम एक हैं, हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक साझा इतिहास है, हमें एक साथ एकता के सूत्र में बंधा हुआ रहना चाहिए। तो पहली बार एक संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, एक साथ चेतना का महसूस यहाँ के लोगों ने, इसके लोगों ने और इनके लोगों ने महसूस किया। कैसे किया? पहले आंदोलन में किया। तो आगे ये क्या बना? इसका आधार बना। किसका? राष्ट्रीय आंदोलन कितने भी अलग अलग रूप में हुए, तो जो संघर्ष किया उन्होंने, जो कोशिश की अंग्रेजों को भगाने की, लोगों ने ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन के खिलाफ इनको बाहर करने के लिए एकजुट होने की भावना जगाई। पहला कारण राष्ट्रीय आंदोलन का ये था। अगर ये पूछता है 2 नंबर में तो लिख दो कि ये उदय के कारण क्या है, कि भाई भारत का गौरवपूर्ण अतीत था, इतिहास उनका एक स्वर्ण युग रहा है, उनके तुम्हारे एंसेस्टर जो हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो बहुत पराक्रमी थे, वो बहुत बहादुर थे। इस तरह की चीज़ें भी हमारे मन में आई ताकि हम एक साथ एक जो है वो माला की कड़ी में आए। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हो आप 2 नंबर में, हेडिंग हेडिंग ये लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, भारत का गौरवपूर्ण अतीत। भारत के प्राचीन और मध्यकालीन ऐतिहासिक गौरव, हिस्टोरिकल प्राइड। हमारे राजा इतने अच्छे थे, मेरे दादा इतने अच्छे थे। जैसे जैसे कोई कहता है ना कि भाई आपका, अब किसी ने बता दिया कि आपके दादा इतना अच्छा लड़ते थे, आपके परदादा ने इतने लोगों को हराया, तो हमारे मन में भी आ जाता है कि अरे हमारे दादा इतने जो है वो बहादुर थे और इतने जो हैं वो शक्तिशाली थे और वो
डरते नहीं थे, या वो जो आपका जो है अत्याचार के सामने झुकते नहीं थे, तो हमारे अंदर भी तो एक भावना आएगी कि अरे हम भी तो उनकी तरह बने। हमारे अंदर भी तो बहादुरी आएगी। हमारा भी तो मन करेगा कि अपने राष्ट्र के प्रति या अपने देश के प्रति या अपने परिवार के प्रति मर मिटे। तो ये जब भावना आई है कि अरे ये कैसे हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं, हमारे इतने पूर्वज इतने रहे और हम इनके अंडर कैसे रह सकते हैं, बाहर निकालिए इनको। तो ये गौरवपूर्ण तिथि भी एक कारण था कि जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना को उसने बढ़ाया, और साथ में राष्ट्रीय आंदोलनों को भी बढ़ाया। ताकि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भाई इनको बाहर निकालना, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हमको गुलाम बनाए हुए थे, हमारे यहीं सारे फैसले कौन लेते थे, अंग्रेज लेते थे। ठीक, तो जनता ने राष्ट्रीय गौरव वही कि हमारे पूर्वज तो इतने महान और बहादुर थे, और साथ साथ सब में एकता की भावना पैदा की। यह अतीत स्वतंत्रता के आंदोलनों के प्रेरक स्रोतों में से एक था। बहुत सारी चीजें थी कि हम सब इकट्ठा हुए, हमने राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, और राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया हमने, हम सब इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए? आंदोलन के लिए। क्यों किया आंदोलन? क्योंकि हम आज़ादी चाहते थे मिल करके। अभी तक हम कभी इकट्ठी नहीं हुए, क्योंकि हमारे शासक अलग थे, हमारी व्यवस्थाएं अलग थी। कहीं 500 शासक हो सकता है रहे हों उसमें, भारत में 1000 रहे हों। छोटे छोटे राज्य, कभी बड़े राज्य बनते थे, कभी आपस में एक दूसरे राज्य को जो है वो मिला लेता था, कभी अलग हो जाते थे। तो इस तरह कभी भी राष्ट्रीय चेतना पहली बार कब आई? 1850 के बाद। कारण वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब ये आंदोलन क्यों भाई, और अगला रीजन बताते हैं, राजनीतिक एकता की स्थापना। यही फिर मैंने बताया कि अलग अलग भागों में अलग अलग राजाओं के अंडर पूरे भारत की जनता थी, तो एक तो नहीं था। अंग्रेजों ने क्या काम किया, यहाँ ऊपर भी अंग्रेज शासन कर रहे हैं, मान लें उत्तर प्रदेश बंगाल में, इधर बीच में भी कुछ जगह पे अंग्रेज शासन कर रहे हैं, इधर भी कुछ अंग्रेज शासन कर रहे हैं, अलग अलग। नीचे भी अंग्रेजों का शासन है, मद्रास में भी है, केरला में भी है, और बीच बीच में किसका शासन है? बीच बीच में आपका राजा छोटे छोटे छोड़ दिए इन्होंने, भाई कोई बात नहीं आप शासन करो। ये इसलिए छोड़े इन्होंने कि अगर एक साथ पूरे भारत को अपने अंदर ले लेते तो फिर जल्दी इनको भारत को छोड़ना पड़ता। क्योंकि सोचिए, राजाओं के अंडर इनको कुछ रियायत दे दी इन्होंने, और इनका शोषण किया इन्होंने जो अपने अंडर सीधे थे। अब जो लहर उठेगी विरोध की, तो इसमें ये शामिल नहीं होंगे। क्यों भाई, हमारा राजा का अलग नियम है, हमारे राजा का अलग कानून है, हम क्यों आपके साथ लगे? क्योंकि दो लोग का जब एक साथ शोषण होता है, जब उनके खिलाफ कोई एक साथ काम करता है, तभी एक साथ इकट्ठा होके वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ बगावत करते हैं। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से क्या किया, इन लोगों को बीच बीच में छोड़ दिया राज्य, ताकि कोई लहर, कोई गुस्सा यहाँ से उठे और इनसे संपर्क करेगा, वो ये मना कर देगा, भाई हम तुम्हारे हमारे यहाँ तो इस तरह का कानून लागू नहीं हुआ। फिर इन्होंने आगे अंग्रेजों ने किसी क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है, फिर एक जो है इन्होंने किसी राजा के अंडर छोड़ दिया कि आप शासन करिए। ठीक, तो इस तरह इन्होंने जो लहर उठनी चाहिए थी बहुत पहले इनको अंग्रेजों को बाहर निकालने वाली, उसको उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने इस तरह बीच में बफर स्टेट बोलते हैं इसको, इस बफर स्टेट को उन्होंने क्या किया, बना बना करके बफर स्टेट, उसको उस लहर को उनको पनपने नहीं दिया। अब सोचिए, अगर मान लिया आपका एक गांव है या आपका शहर है, कोई उसमें सांड घुस गया, अब उन्हें पता है कि इस घर में भी ये आ सकता है, इस घर में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, घुस सकता है, हिंसा कर सकता है, किसी किसी के अंदर सींग घुसा सकता है, इस घर में भी, इस घर में भी। तो सब इकट्ठा होकर के क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब यही अगर पता है कोई चीज़ ऐसी हुई कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लो कि किसी ने घर ऐसा बना रखा है कि इसमें सांड घुस ही नहीं सकता, इसने इसके अंदर बेचारे के घर में घुस सकता है, तबाही मचा सकता है। फिर इसने घर बनाया है ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं घुस सकता, फिर इसके अंदर जो है ये किसी दूसरे का घर है उसमें एंट्री कर सकता है। तो क्या ये जिसका घर बहुत अच्छा है इसके साथ लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये अपने घर में आराम से लेटा रहेगा, राइट। तो ये इस तरह का एक माहौल बन ही नहीं पाएगा कि इसको बाहर करें। या किसी के घर में आग लग जाती है, ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बगल वाले का घर पक्का है कोई मतलब नहीं, इसका घर कच्चा है ये इसके साथ मिल जाएगा, इसका घर पक्का है कोई मतलब नहीं। तो एक तरह से उतना विरोध नहीं हो पाएगा, या वो आग जो है उतनी जल्दी नहीं बुझ पाएगी जितना ये सब लोग इकट्ठा होते।
ठीक उसी तरह अंग्रेजों ने इस पूरी जनता को एकता के सूत्र में बांधने का कोशिश की, ना बंधे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, जो राजाओं के अंडर में जनता थी, राजाओं को भी इन्होंने परेशान किया, राजाओं से भी टैक्स लिया। जनता को भी पता चला हमारे राजा को इन्होंने परेशान कर रखा है, क्योंकि राजा की तो भक्त रहती थी जनता अधिकतर, और उसी के चाहती थी कि भाई हमारा राजा, कुछ लोग परेशान भी रहते थे, कुछ लोग भक्त भी रहते थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो एकता की स्थापना कैसे हुई कि पहली बार यहाँ का कोई अंग्रेजों ने किसी जनता को परेशान किया है, वही टैक्स उसने यहाँ भी लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन हुआ कि भाई हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो। ठीक, तो इनके विरुद्ध एक साथ खड़े होते हैं। तो जुड़ाव महसूस किया, ऊपर के आदमी ने नीचे के आदमी की तरफ, बाएं वाले आदमी जनता ने दाएं वाले के साथ। ओके, तो एक कारण ये था। अब नेक्स्ट चलते हैं, धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण का मतलब हमने दोबारा अपनी जो प्रथाएं थी हमारे अंदर, जो हमारे समाज को खाई जा रही थी, उसको भी दूर करने का प्रयास किया, लोगों को जगाया, दोबारा जगाया, क्योंकि हमारा कभी पूर्ण पहले का गौरवपूर्ण अतीत रहा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत पहले क्या थी, बहुत पहले जो है हमारा देश बहुत आगे था हर तरह से, धर्म भी हमने सिखाया, सामाजिक ताना बाना हमारा ऐसा था। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने सामाजिक सुधार और धार्मिक चेतना के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। कैसे, अब हमारा धर्म ऐसे महान है, हम विश्व के गुरु हैं, हम, उन्होंने जो है जो कुरीतियाँ थी उसको भी रोक बंद करने की कोशिश की, कैसे सती प्रथा को भी बंद करने का कोशिश किया, उन्होंने जो है विधवा का पुनर्विवाह की भी कोशिश की, उन्होंने आडंबर, जो फर्जी आडंबर रचा हुआ है, इनको भी, इनका भी विरोध किया उन्होंने। इन्होंने भी लोगों को एकजुट करने का काम किया। महिलाओं को भी इन्होंने कहा कि बाहर आना चाहिए, महिलाओं की बराबर की भागीदारी की बात की। पुनर्जागरण, भाई हम जैसे पहले थे, जागो उस तरह, पहले की तरह। पहले हमारी समाज, हमारा धर्म कितना महान था। तो ये आंदोलन में आगे देखना आपको, ये कारण बना इसका। आर्थिक शोषण, सबको समझाया कि भाई ये कैसे लूट रहे हैं तुम्हारा अंग्रेज हमें। तो सब लोग को कैसे लूट रहे थे, उद्योग, इन पे टैक्स बहुत भारी लगा रखा था। व्यापार, जो चीज़ें आती थी उनको महंगी सस्ती कर रखते थे, जो हमारे यहाँ से बाहर हम सामान दूसरे देशों में भेजते थे, छोटे छोटे जो कारीगर थे उनको जो है भारी टैक्स देना पड़ता था, बड़े परेशान थे। कृषि को नुकसान पहुंचा, अपने मन की खेती कराते थे किसान। ऐसा होता था, एक किताब में लिखा था कि अगर 100 बोरा, 100 कट्टा, 100 बोरी किसने, किसान ने उगाया है, तो 90 जो है ये टैक्स ही ले लेते थे, 90 बोरी। अब बताइए 10 बोरी में उसको अपना बच्चे का पेट भी पालना है, उसको इसमें बीज भी बोना है, पानी भी देना है। तो बहुत परेशान थे कि पूरे सालों साल मेहनत करते थे, तब भी उनको भरपेट खाना नहीं मिलता था। ये भी एक आंदोलन का कारण बना है कि नहीं, इनको बाहर निकालो। पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, यानी कि अंग्रेज कहाँ से आए थे, यूरोप से। यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो वहाँ के लोग भी जा कर के जो है पढ़ते थे, वहाँ की किताबें भी पढ़ते थे, किस तरह का वहाँ माहौल है, किस तरह से वहाँ देशों में जो है वो अपने लोगों को अधिकार दे रखा है, शोषण नहीं हो रखा है। बहुत सारे वहाँ थिंकर थे जो किताबें लिखते थे, ऐसा होना चाहिए देश, ऐसा होना चाहिए देश पे अपना खुद का ही शासन होना चाहिए। तो ऐसे विचार उन लोगों ने पढ़े, उन लोगों ने आए यहाँ पे भारत में, और उन अपनी जनता को बताया भाई वहाँ तो ऐसा चल रहा है, हमारे ऊपर ये इस तरह के जो है शोषण हमारा कर रहे हैं, आर्थिक शोषण ये कर रहे हैं। लोकतंत्र के बारे में बताया, भाई किसी राजा का शासन नहीं होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए, जनता चुने, वोट से चुने। राजनीतिक चेतना इस तरह धीरे धीरे बढ़ी लोगों में कि भाई हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा देश लोकतंत्र होना चाहिए। जैसे आज के समय में है कि हम वोट दे करके प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम वोट दे करके मुख्यमंत्री चुनते हैं, हमारे वोटों से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। ठीक, तो इस तरह का चेतना लगी, फिर लगा कि अच्छा ऐसा है, अब हम इनको बाहर निकालेंगे। कैसे, आंदोलन से। जो पढ़ा लिखा आदमी था, शिक्षित वर्ग था, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, लोगों को जागरूक किया। ठीक, अब इसका नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य का योगदान। बहुत लोगों ने कविताएं लिखी, नाटक लिखे, नाटक किए, नुक्कड़ नाटक किए, अखबारों में निकाला, कुछ लोग पढ़ते थे, वो चार घर में डिस्कस करते थे जा कर के, लोग शिक्षित हुए, लोगों के बाहरी विचार पता किया।
इन अंग्रेजों के खिलाफ भी लिखते थे वो। कभी कभी अंग्रेज समाचार पत्र ही बंद करवा देते थे, तो इसका भी योगदान रहा। अंग्रेज अधिकारियों की दमनकारी नीति, जिसको चाहा गोली मार दिया, जिसको चाहा तोप से उड़ा दिया। दमनकारी, दमन कर देना, मार देना, पीट देना, जेल में डाल देना, यातनाएं देखना, तो उससे भी लोगों में जनता बड़ी इनसे परेशान थी। अब किसी गांव का आदमी जेल में गया, उसको ना ढंग से खाना मिला, ना सोना मिला, ना बिस्तर मिला, दिन भर अंग्रेजों ने उनसे काम करवाया जेल में, उनको मारा पीटा, तो जब गांव में आएगा तो सबको बताएगा नहीं? तो बताएगा तो उनके अंदर क्या भावना आएगी? उनके अंदर विरोध की भावना आएगी, उनके अंदर संघर्ष की भावना आएगी। उन्होंने लगेगा कि हम अपने देश के ऊपर खुद शासन करेंगे, आप जो है बाहर निकलिए। तो अंग्रेजों के अत्याचारों ने, न्यायपूर्ण प्रशासन ने जनता में असंतोष पैदा किया, और यही असंतोष जो मैंने बताया, जब वो कोई गांव में आकर के बताएगा कि भाई वहाँ तो जेल में ऐसा होता है और मेरी कोई गलती भी नहीं थी, तो क्या करेंगे? तो ये भी एक आंदोलन का कारण बना। फिर अंग्रेजों की फूट डालो की नीति, क्या करते थे? इसको इससे लड़ा दिया, जैसे गांव में लड़ाते हैं, उसको उससे लड़ा दिया, धर्म के नाम पे लड़ा दिया, जाति के नाम पे लड़ा दिया, किसी को झूठ बोल करके पैसा दे करके लड़ा दिया आपस में। ये भी धीरे धीरे लोग समझने लगे थे कि ये लोग हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं ताकि इनका शासन चलता रहे, तो बांटते थे, विभाजन फैलाते थे। इससे भी विरोध की भावना पैदा हुई। जब दो दोस्त को, अगर मान लिया आप हैं, दोनों दोस्तों को झूठ बोल करके आपस में लड़ा देंगे और ये लोग आपस में सर फोड़ लेंगे अपना, और इनको 6 महीने साल भर बाद पता चलेगा कि आपने इनको लड़ाया है, तो किसके दुश्मन बन जाएंगे? आपके पक्के दुश्मन बन जाएंगे, और आपस में क्या बन जाएंगे? दोस्त। राइट। विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, विदेशों में भी इस तरह के आंदोलन चल रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। चले, अमेरिका में कभी इससे पहले चला, फ्रांस में चला, इटली में चला। लोगों को ने पढ़ा और भारतीयों को लगा कि भाई जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इन उदाहरणों ने दिखाया कि विदेशी शासन को हटाया जा सकता है, क्योंकि ये पहले हो चुका है। राइट। आवागमन व संचार के साधनों का विकास, जब आवागमन, रेल का विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, एक जगह की बातें दूसरे लोगों को पता चलने लगी, तो क्या हुआ? राष्ट्रीय चेतना, जागरूकता, आपस का दुख दर्द बांटने लगे, जानने लगे कि आपके यहाँ भी अच्छे इस तरह की समस्या है, भाई हमारे यहाँ भी समस्या है, चलो कुछ करते हैं, तो भी आंदोलन बढ़े। ठीक। सरकारी नौकरियों के संबंध में भेदभाव पूर्ण नीतियाँ, कोई आदमी चाहता भी था अपनी सरकार में नौकरी कर ले, कोई सैनिक चाहता भी था कि मैं इनकी पुलिस में भर्ती हो जाऊं या अधिकारी बन जाऊं, तो उसमें भी क्या है कि इनको तो छोटे ही पद दिए जाते थे, चाहे वो कितना भी अच्छा एग्जाम पास करके आया हुआ है। सिपाही, जो अंग्रेज सिपाही भी होते थे, इंडियन सिपाही भी होते थे, जो अंग्रेज सिपाही होते थे उनको बढ़िया भत्ते, बढ़िया कपड़े, खाना सब अलग मिलता था, और इनके साथ भी दोयम दर्जे का क्या होता था? इनके उसमें भी भेदभाव किया जाता था। इससे भी गुस्सा बढ़ा। फिर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता महसूस हुई। जब कोई सिपाही मान लें इनकी सेना में काम कर रहा है, साथ ही रैंक का सिपाही जो अंग्रेज है, उसको अच्छा भत्ता, अच्छा वेतन, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर मिलेगा, फिर वो घर आकर के बताएगा अपना सिपाही इंडियन कि अरे मेरे साथ के लोग को ऐसे से मिलता है, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, देखो हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हम इनके कहने पे चल रहे हैं, उसके बाद भी तो पूरे घर में रोष होता है। और घर वाले अलग अगल बगल से मिलते हैं कि ऐसा हुआ, पास पड़ोस में बताया, तो धीरे धीरे उनके मन में बैठता है कि अंग्रेज तो गलत कर रहे हैं। और ये किसका कारण बना? राष्ट्रीय आंदोलन का। और राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक चले? 1857 को पहला हुआ था, और इस तरह करते करते छोटे बड़े करके 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ चला। तो उनके पीछे ये सारे कारण थे। राइट। और भी कारण थे, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। हमारी भाषा लगभग एक थी, हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। हमारी संस्कृति, मैंने बताया था आपको, राष्ट्रवाद के जो है वो बढ़ावा देने वाले कारक। सांस्कृतिक उत्सव, मतलब हमारे उत्सव, हमारे मान लिया सेम उत्सव हैं, कैसे हैं? होली, दिवाली साउथ में भी मनाते हैं, गुजरात में भी मनाते हैं, नव दुर्गा पूजा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुस्लिम भी ऐसे ही फैले हुए हैं, सिख भी ऐसे ही फैले हुए हैं। तो हमारे उत्सव जब होते हैं तो लोग मिलते हैं, अपनी समस्याएं साझा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों ने लोगों को क्या किया? एकजुट किया, और ये सभी कारक राष्ट्रवाद और आंदोलन के विकास में सहायक रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया होगा आपकी। अब पहला आंदोलन इसी तरह का कौन सा हुआ? पहला आंदोलन हुआ इसी तरह का 1857 का। ये बहुत बार आता है 1857 का आंदोलन जो है के बारे में पूछ लेगा आपकी, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, या कि क्या है 1857 की क्रांति।
तो चाहे क्रांति कहे चाहे आंदोलन कहे, तो क्रांति किसे कहते हैं? किसी चीज को बदल देना या पलट देना, किसी व्यवस्था को बदल देना, पलट देना। जैसे कोई राजा शासन कर रहा है किसी देश के ऊपर, अपने कोई देश है, अब इसने जनता ने क्या काम किया, एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में इसको पलट दिया, और यहाँ क्या आ गया, अब भाई लोग ही जो वोट देंगे वो ही शासन करेगा। ये क्या कहलाई? क्रांति। राजा शासन कर रहा था, राजा अपनी मर्जी से चलाता था, जनता ने क्या किया, क्रांति कर दी, इसको या तो मार दिया या हटा दिया, और क्या कर दिया, लोकतंत्र की वोट देंगे तभी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनेगा, तभी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी आदमी कहीं भी बड़ा पद पे जा सकता है, किसी भी पद पे जा सकता है, जैसे हमारे देश में है। या उल्टा हो गए, वो भी क्रांति हो सकती है, लोकतंत्र चल रहा हो, पलट के किसी राजा ने शासन कर दिया, क्रांति हो गई। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्रांति को क्यों कहा उसको 1857? या तो उसको स्वतंत्रता आंदोलन भी कह सकते हैं, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, संग्राम भी कह सकते हैं। क्रांति का मतलब ये होता है। कोशिश किया इन्होंने 2, 4, 10 दिन, महीने में पलटने की। इसको सिपाही विद्रोह भी क्या कहा जाता है, क्योंकि एक सिपाही मंगल पांडे द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था, या उसके कारण ये स्टार्ट हुआ था। तो भारतीय इतिहास में इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना के रूप में जाना जाता है। यह भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से लड़ी गई एक महत्वपूर्ण पहली क्रांति थी, जो हमने इकट्ठा होकर के इसको लड़ी थी। कारण क्या थे भाई, क्यों ये क्रांति को हुआ? इसका कारण क्या था? पहला, आर्थिक। देखो आपस में ये उलझा हुआ है। वही आर्थिक कारण कहाँ था? राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व में। वही कारण क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन। अभी राष्ट्रीय, ये भी तो राष्ट्रीय आंदोलन ही है, तो उसके कारण अलग थोड़ी हो जाएंगे। बस ये थोड़ा सा इस क्रांति को ध्यान में रख करके हम इसको लिखेंगे। ठीक, पहला आर्थिक कारण वही, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसानों, मजदूरों, जमींदारों, पंडितों, देसी रजवाड़ों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। ठीक, तो ये पंडितों वर्ड जरूरी नहीं, विद्वान भी लिख सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंपल कंपनी होती है, जैसे रिलायंस कंपनी है, जियो कंपनी है, या टाटा कंपनी है। ये व्यापार करने के लिए भारत में आई। धीरे धीरे इसने अपने सिक्योरिटी गार्ड रखने शुरू कर दिए। उन सिक्योरिटी गार्ड की क्या काम किया इन्होंने, सिक्योरिटी गार्ड की संख्या इतनी जो है बढ़ा ली कि वो एक सेना बन गई। ठीक, अब ये जो सेना बन गई, तो ये इस कंपनी की सेना हो गई। अब इसने यहाँ पे कब्जा कर लिया, शासन करने लगी, जिस तरह टाटा कंपनी या फिर रिलायंस कंपनी है, जियो कंपनी है। कब तक शासन किया इसने? 1858 तक शासन किया। पहला युद्ध इसने कब लड़ा था? 1757 में लड़ा था। तो लगभग 1750 से, या 57 भी लिख सकते हैं, 1858 तक क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन रहा। तो हम बार बार लिखेंगे, जब इस पीरियड की बात करेंगे हम, तो हम कंपनी लिखेंगे। और 1858 में जब लगा इंग्लैंड की सरकार को कि अरे कंपनी इतना कमा ले रही है भारत से, इतना पैसा उसने कमा लिया, तो क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं, इस कंपनी को तो हटा देते हैं यहाँ से, और इनकी सारी सेना वेना अपने अंडर में लेकर के हम शासन करते हैं, हम भारत को लूटते हैं। तो जब भी 1857 में पहली क्रांति हुई, कब तक चली? 1858 तक चली। 1858 में क्या किया? कंपनी को तो हटा दिया सरकार ने। अब देखो कैसे, जैसे मान लिया कोई कंपनी जाती है अफ्रीका में या किसी देश में जाती है, मान लिया कोई कंपनी रिलायंस जाती है। रिलायंस क्या करती है? रिलायंस जाती है वहाँ पे कब्जा कर लेती है धीरे धीरे करके। पहले तो वो अपने टावर वावर लगाती है, या अपने पहले क्या करती है, अपना फ़ोन वोन बेचती है। अब रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने धीरे धीरे, भाई रिलायंस अपने गार्ड भी तो रखते हैं, और रिलायंस की अपनी भी तो होता है कि भाई जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या बाउंसर होते हैं वो, तो धीरे धीरे करके पहले 50 बाउंसर लेगी, 100 लेगी, 1000, 10,000, 15,000 ले लिए। वहाँ के लोगों को बाउंसर रख लिया या अपने गार्ड रख लिया, एक सेना बना ली, उस देश पे कब्जा कर लिया। लेकिन गई तो यहाँ, यहाँ कंपनी एक्ट होता है ना भारत में, भाई वहीं तो रजिस्टर्ड है कंपनी। टाटा भी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे रिलायंस हो। तो अब क्या किया? 100 साल तक शासन किया इसने। अब भारत सरकार के ही आदेश से गई है, क्योंकि कहाँ कंपनी है? भारत की कंपनी है। भारत ने देखा कि अरे बहुत, इन्होंने तो यहाँ तो बहुत पैसा है, और इसके खिलाफ यहाँ विद्रोह भी हो रहा है, ये ज़्यादा दिन शासन चला नहीं पाएगी, पैसा बढ़िया है, ऐसा करते हैं इसको हटा देते हैं और हम अपने अंडर ले लेते हैं। तो पैसा किसके काम आएगा? इंग्लैंड के काम आएगा। अच्छी सोच थी इनकी इनके हिसाब से।
ठीक। तो इन्होंने क्या काम किया, तो 1858 तक किसका शासन रहा, कंपनी का शासन रहा। उसके बाद शासन किसका आ गया, ब्रिटेन का आ गया, ठीक, इंग्लैंड का आ गया। तो इस तरह से आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कभी इंग्लैंड का शासन लिखते हैं कभी कंपनी का शासन लिखते हैं, क्योंकि 1858 तक, क्योंकि लगभग ये 1 साल चला इनका क्रांति। ओके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का नाम क्या था, जैसे रिलायंस है, जियो है, इसका नाम ईस्ट इंडिया था। किसानों, मजदूरों, जमींदारों, देसी रजवाड़ों का, देसी रजवाड़े जो राजा थे देसी, बताया ना मैंने कि जैसे ये भारत है और इस पे कहीं पे जो है इस जगह पे मान लें 10-15 जिले, अगर ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10-15 जिलों में किसका शासन है, आपका जो है अंग्रेजों का। इसके बगल में छोटी सी रियासत छोड़ दी, कोई राजा है। तो इसी तरह बहुत सारे 550 के आसपास राजा थे जब भारत आज़ाद हुआ, सोचो। और बीच बीच में क्या था, जहाँ से लोग अच्छा अच्छा लूटते थे, कौन, कंपनी वाले और अंग्रेज सरकार। पूरा शोषण किया इनका, शोषण इन्होंने राजा का भी किया। लेकिन राजा इसलिए बोलते थे कम से कम राजगद्दी तो मिली हुई है, महल तो मिला हुआ है, अगर ये भी, इस पे भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो हम तो आम आदमी रह जाएंगे, सामान्य नागरिक रह जाएंगे। कुछ नहीं, उनको कम से कम नमस्ते तो पूरी जनता करती थी आकर के कि हम राजा हैं, तो बोलते ही थे, अपना शोषण करवाते थे। अंग्रेज कहते थे टैक्स इतना दो, ठीक है सर, यार। तो अंग्रेज कहते थे कि इसको जो है वो हमारा आदमी तुम्हारे दरबार में रहेगा, रेजिडेंट बोलेंगे उसको, तो वो बोलते थे ओके। परेशान तो थे ही वो। भारी लगान, टैक्स बहुत ज़्यादा था, बताया मैंने कि 100 बोरे अगर गेहूं उगा रहे हैं किसान तो 90-95 तक ले लेते थे। कर नीति, टैक्स नीति के ग्रामीण जीवन भी संकट में आ गया था। स्वदेशी उद्योग धंधे, कारीगर हो गए, लोहार हो गए, कुछ छोटी मोटी चीजें बनाने वाले हो गए, कपड़े वाले हो गए, कपड़ा जो बनाते थे, ठीक, उन उद्योग धंधे को नष्ट कर ब्रिटिश वस्तुओं को बाजार बनाया गया। अब जो ब्रिटेन से देश से वस्तुएं आती थी उनमें क्या काम किया इन्होंने, उनको कर दिया इन्होंने सस्ती। क्योंकि मान लिया, यहाँ देखो, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ये आगे भी काम आएगा आप लोगों के। कोई भी देश, ये एक देश है, ओके, ये एक देश है ए, यहाँ से कुछ लोग सामान बनाते हैं और इस देश में भेजते हैं बी में। तो पहले तो ये ए जो देश है, ये जब यहाँ से सामान बाहर शिप में लाद करके भेजेंगे तो ये टैक्स लेते हैं इन लोगों से, ताकि ये अपना देश चला पाए। फिर ये सामान इस देश में आता है तो ये देश भी इनसे टैक्स लेता है, यहाँ सामान। तो मान लिया 10 रुपए की चीज़ यहाँ इन्होंने बना करके भेजी, 10 रुपए में बनाई और इन्होंने सोचा कि 12 में बेचेंगे। अब 2 रुपये उसने ले लिया तो 14 रुपये की होगी, दो सरकार ने ले लिया तो 16 रुपये की हो गई, ठीक। तो ये 16 रुपये में बिकेगी, जिसमें 10 रुपये इनकी लागत है, 2 रुपये इनका लाभ है, 12, 2 रुपये मान लिया इसी देश ने ले लिए, 14 रुपये हो गए, 2 रुपये इसने एंट्री करने के ले लिए, 16 रुपये हो गए। अब अंग्रेजों ने क्या काम किया, जो इधर से वस्तु आती थी इसको तो ये कुछ नहीं लेते थे, छोड़ो उसको, इसमें भी कुछ नहीं लेते थे, इसको भी छोड़ो। लेकिन जब इधर से कुछ चीज़ें बन करके भेजते थे ये, तो इस पर भी टैक्स लगता था बहुत भारी। मान लिया ये चीज़ 10 रुपए की है तो उन्होंने कहा बाहर निकलोगे तो जाएगी इधर, तो इसको हम 8 रुपये कर लेते हैं, ये अब यही चीज़ 18 रुपये की हो गई। तो इधर से जाने वाली चीज़ों पे टैक्स लगा दिया भारी, ताकि महंगी हो जाए ये चीज़ें और इसके बाज़ार में बिके ही ना। और इधर से बनने वाली चीज़ों को कर दिया सस्ती, यहाँ टैक्स इनके हाथ में था, ये भी देश उपनिवेश था, गुलाम था, इसको कर दिया कम। तो अब चीज़ें इसकी, इस बी देश की, भारत देश की चीज़ें महंगी होगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसकी चीज़ें सस्ती होगी, बाजार बन गया। तो इसने लिखा ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनाया गया। किसने, अंग्रेजों ने, किसको, भारत को। कैसा बाजार, जो ब्रिटेन में चीज़ें बनेंगी उसका बाजार। ये क्रांति का एक कारण ये भी था, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। अब देखो, कोई कुछ चीज़ें अच्छी भी की अंग्रेजों ने, कुछ चीज़ें गलत भी किया, गलत ज़्यादा किया, अच्छा कम किया। उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया, लोग नाराज हो गए, हमारे धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हो। सती प्रथा क्या थी, अगर किसी का, लेडी है, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाए और उसकी विधवा पत्नी को किस में बैठा देते थे, चिता पे जलाते थे, उसको जबरदस्ती बैठा करके, गलत था, ठीक। राजा राम मोहन राय ने रोक लगवाया इस पे, लेकिन लोग तो नाराज हो गए। नंबर 2, विधवाओं को पहले क्या करते थे, कोई विधवा हो गई, चाहे बचपन में हो गई बेचारी और चाहे जवानी में हो गई, उसको अलग कमरे में रहना पड़ता था जीवन भर, बाल कटवा देते थे, आभूषण उतार लेते थे, कलर कपड़े नहीं पहन पाती थी,
इसका भी भाई दोबारा, अब इसका विधवा हो गई, इसमें क्या गलती, इसका मर गया इसका पति, तो इसको दोबारा शादी करवा दिया। इस वर्षन विद्यासागर ने कानून पास करवा दिया, लोग इससे भी नाराज हो गए। इन्होंने कुछ गलत काम भी किए, मंदिरों पे टैक्स लेने लगे, सन्यासियों पे टैक्स लेने लगे। ठीक, तो इससे क्या हुआ, लगा कि हमारे धर्म के प्रति भी आप भाई ये तो गलत चल रहे हैं। तो एक कारण ये भी था जो हमारा स्वतंत्र संघर्ष बना। ईसाई जो थे, क्योंकि ईसाई थे ये यहाँ इंग्लैंड में, वहाँ के प्रीस्ट लोग, वहाँ के धर्म प्रचारक यहाँ अलग अलग जगह देश में घूमने लगे, लोगों को बताते थे ईसा मसीह ग्रेट है। ठीक, तो लोगों को लगा अब एक तुम्हारा धर्म भी प्रहार कर रहे हैं, अपना धर्म ये जो है क्या कर रहे हैं, अपना धर्म को प्रचार कर रहे हैं। लोग नाराज हो गए, कारण रहा राजनीतिक कारण। इनके जो ये होता है गवर्नर जनरल, उस टाइम पे सबसे बड़ा अधिकारी भारत में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कहलाता था, जो कि राष्ट्रपति भवन जैसे है उसमें रहते थे। हड़प नीति, किसी भी जो है, जो बीच बीच में मैंने बताया जो हमारे राजा थे जो उनकी ज़्यादा बात नहीं मानता था, उसका राज्य अब मिला लेते थे अपने ब्रिटिश राज्य में। दो तरह के राजा वो राज्य होते थे, एक ब्रिटिश और एक होता था प्रिंसली स्टेट, वही रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। अब जिसका मन किया उसको उन्होंने हड़प लिया। वहाँ की जनता को कितना बुरा लगेगा कि भाई हमारे राजा को ख़त्म कर दिया, जिनकी कई पुश्तें आ रही थी। सही था गलत था वो बात की बात है, लेकिन अपने राजा के प्रति जनता के मन में सम्मान रहता था। तो भारतीय रियासतों की ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, देसी शासकों की सत्ता और सम्मान सब छीन लिए, पैसा, टाइटल, कपड़े, दरबार सब। अब वो सामान्य आदमी हो गए। मुगल बादशाह दिल्ली में उस टाइम पे जफर थे, मोहम्मद शाह जफर। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले मुगल कौन था, बाबर था। उसके बाद क्या आया, हुमायूं आया। फिर उसके बाद कौन आए, अकबर आए। फिर उसके बाद कौन आए, जहांगीर। फिर उसके बाद शाहजहाँ आए। इस तरह करके फिर औरंगजेब आए। इस तरह करके फिर लास्ट में कौन था इनका मुगल वाला, बहादुर शाह जफर। जब ये क्रांति हुई तो भी बहादुर शाह जफर ही राजा था। उसकी भी उपाधि समाप्त कर दी, उसको कहाँ भेज दिया, म्यांमार। ठीक, ये इन्होंने किया काम। प्रशासनिक कारण क्या था, ये बहुत सारे कारण हो गए। अगर 2 नंबर 5 नंबर में आता है तो एक एक लाइन लिख देना है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना। कंपनी के शासन में भ्रष्टाचार और पक्षपात व्याप्त था। लोग छोटा काम कराते थे तो पैसा लेते थे वो टैक्स से, ऐसे मतलब आपस के जो उनको अधिकारी थे वो भी भ्रष्टाचार और पक्षपात करते थे। ठीक, भारतीय जनता को न्याय और समानता नहीं मिल रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था भारतीय जनता के बारे में। इनके अधिकारी जो थे, कंपनी तो जो कर रही थी हेड पे बैठ के कर ही रही थी, इनके जो छोटे छोटे अधिकारी थे वो भी लोगों को, किसी को गोली मार दी, किसी को आतंकवादी कह के गोली मार दिया। घूस लेके काम करना, परेशान करना, जेल में डाल देना, त्रस्त हो चुके थे सब लोग। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीयों के साथ बदतमीजियाँ की जाती थी। एक ये हो गया। इसके बाद सैनिक और तात्कालिकरण। उस समय भाई कारण असली क्या था, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, मैंने पहले बता चुका हूँ। अंग्रेज सैनिकों को कम वेतन से कम वेतन मिलता था भारतीयों को, और पद भी नहीं मिल जाए देते थे उनको। और इन्होंने क्या काम किया कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस मुंह में खोलने के आदेश ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इन्होंने एक कारतूस बनाया जो मुंह से खोला जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन्होंने सैनिकों का। तो उन दोनों की चर्बी, क्योंकि हिंदू भी रहते थे सेना में, मुस्लिम भी रहते थे, और वो कारतूस इस तरह के थे कि पहले उनका चमड़ा हटाना पड़ता था मुंह से, तब उसको उसके बंदूक में डालते थे और उसके बाद ही वो चल पाता था। तो कुछ सैनिकों को पता चल गया कि अरे ये तो हमारा भी हिंदू भी धर्म बर्बाद करने वाले हैं, मुस्लिम धर्म भी बर्बाद करने वाले हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में क्या है, गाय को महत्वपूर्ण मानते हैं। मुस्लिम धर्म में किसको महत्वपूर्ण से मतलब किनारा करते हैं, सुअर से करते हैं। दोनों की चर्बी मिक्स करके मिला दी, पता चलेगा धर्म भ्रष्ट हो गया। धर्म भ्रष्ट हो गया तो समाज से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, सैनिकों को उनको एंट्री नहीं कराई जाएगी। तो क्या होगा उनका, फिर वो समाज से कट जाएंगे। फिर किसके लिए आएंगे, वो अंग्रेजों के लिए आएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, छुट्टी पे भी नहीं जाएंगे, मारने मारने से नहीं डरेंगे वो। तो ये भी काम किया उन्होंने, और ये बात लीक हो गई और पता चल गई। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने ही बंदूक उठाई, मूवी है जाके देख सकते हैं, मंगल पांडे आमिर खान की। तो इसी के ऊपर बनी है 1857 के ऊपर। तो बैरकपुर छावनी में पहली बगावत की कि हम ये नहीं चलाएंगे, और जब उसने जबरदस्ती किया उन्होंने करना पड़ेगा, तो फिर उसने हथियार उठा लिए मंगल पांडे ने और गोली मार दी अधिकारियों की, और उसको बाद में क्या किया उन्होंने, फांसी पर लटका दिया।
तुरंत फांसी पे लटकाते थे। और धीरे धीरे करके इन सब कारणों से क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में बगावत होगी, बहुत बड़ी जो है वो सेना की टुकड़ी की। और किधर चल दिए वो, दिल्ली की तरफ तोड़ फोड़ करते हुए। और दिल्ली जा करके किसको घोषित कर दिया, जफर, जो भी बताया मैंने, बहादुर शाह जो जफर था, जो दिल्ली का शासक, उस कहने को शासक था, वो काम वो सब अंडर में दिल्ली उसी के अंग्रेजों के था। तो पहली बार उसने क्या किया, उन्होंने बगावत करके लूटपाट शुरू कर दी, अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। ठीक, थाने जलाने लगे, इनकी छावनी जलाने लगे, इनके हथियार लूटने लगे, इनके पैसे लूटने लगे। और घोषित कर दिया कि हमारा नेता ये है, अब इनको बाहर निकाल देंगे। और इस तरह ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बेसिकली देश में तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यतः उत्तर भारत में। जैसे इसके जो है वो खास खास कहाँ थे, जैसे तो झांसी में फैल गया, झांसी में भी लड़ाई होने लगी, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मेरठ से तो चली ही थी, बिहार के भी कुछ हिस्सों में हो गया। तो इस तरह ये आपका 1857 का पहला संघर्ष चला। क्या हुआ भाई लास्ट में इसका, पूरे भारत में तो नहीं फैला, क्योंकि गद्दार इज ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति में विश्वास करते ही थे। किसी को पैसे से खरीद लिया, किसी को बोला कि अरे भाई आप ये ख़त्म हो जाए फिर मामा आपको ये पद दे देंगे, इतने आपको ज़मीन दे देंगे, आपको यहाँ का राजा बना देंगे। तो इन्होंने गद्दारों को कर लिया अपने उसमें। ये भी एक महत्वपूर्ण था जिसके कारण जो है ये क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। एक तो पूरे भारत में नहीं उतना फैलना था, जितना फैलना था उतना नहीं फैला। लेकिन फिर भी याद रखना, ये भारत का पूरे का मानते हैं इतिहासकार, और हमारी सरकार भी इसको शुरू से ही पहला स्वतंत्रता संग्राम, पहला राष्ट्रीय आंदोलन मानती है। किसको, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को। ठीक, बंगाल, पंजाब, कश्मीर, दक्षिण भारत में इसका प्रभाव रहा, लेकिन कम रहा। विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया की घोषणा जारी की गई, जिसके अंतर्गत भारत का शासन, मैंने बताया, कंपनी थी, और शासन किसने ले लिया 1858 में, वहाँ की सरकार ने। और सरकार की मुखिया कौन थी उस टाइम पे, महारानी विक्टोरिया। कोई भी कानून पास होगा तो कौन पास करेगी, साइन किसका होगा, विक्टोरिया का। तो घोषणा पत्र किसका आया, विक्टोरिया का। कानून किसका आया, विक्टोरिया का। खत्म किसको कर दिया, कंपनी को। अब कमांड सीधी किसने ले ली हाथ में, जिले लाई ने, महारानी विक्टोरिया ने, लंदन की। ठीक, इस प्रकार अब कंपनी का शासन तो हो गया समाप्त, और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अंग्रेज, देखो हम सिंपल बोलते हैं, कंपनी में भी अंग्रेज थे, सरकार में भी अंग्रेज थे, लेकिन 1858 तक किसका शासन था, प्राइवेट कुछ लोगों को, कंपनी के। और 1858 के बाद सरकार ने कर लिया। क्यों भाई हुआ ये, सफल क्यों नहीं हुआ, नेतृत्व की कमी, लीडरशिप। एक लीडर था नहीं, सब लोग अलग अलग जगह लड़ रहे थे। कोई फोन तो था नहीं कि एक लीडर घोषित करके एक स्ट्रेटजी बना ले। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, ये लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थी, दिल्ली में कुछ ये टुकड़ी लड़ रही थी। तो एक इंटीग्रेट नहीं हो पाए ये। अंग्रेज तो इंटीग्रेट थे, गवर्नर जनरल बैठा था वहाँ पे। ठीक, तो लेकिन इनकी जो है वो आप, इन्हें पता ही नहीं था। आप गुस्सा आ गया, अपना तोड़फोड़ करते हुए मेरठ से दिल्ली की तरफ निकल गए। कोई योजना ही नहीं थी राष्ट्रीय, एक नेतृत्व तो नहीं था। स्थानीय नेता अपने अपने क्षेत्रों में सीमित थे, लड़ रहे थे, बस तोड़फोड़ कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। संगठन की कमी थी, देश के अधिकांश भाग इस क्रांति से छूते रहे। दक्षिण भारत और पंजाब ने इसमें भाग नहीं लिया। लोग आपस में कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए, लोग आपस में एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाए, लोग आपस में इंटीग्रेट नहीं कर पाए, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाए। जबकि इनकी सुसंगठित सेना थी, एक नेटवर्क इनका बढ़िया था अंग्रेजों का। आधुनिक हथियारों की कमी, हथियार थे ही नहीं, बस गुस्सा आया निकल पड़े। भारतीयों के पास पुरानी बंदूकें, तलवारें थी, जबकि अंग्रेजों के पास क्या था, बढ़िया तोप, गोले, हथियार और ट्रेंड सैनिक। और कुछ हमारे भी सैनिक उन्होंने ले रखे थे। संचार साधनों की कमी, कांटेक्ट नहीं कर पाए, मैंने बताया। विद्रोहियों के पास संदेश और संसाधन पहुंचने का कोई समुचित साधन नहीं था। राजा और जमींदारों की असहमति, लोगों को खरीद लिया अंग्रेजों ने, तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे, तुम्हें इतनी जमीन दे देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। तो बहुत सारे जैसे हैदराबाद, कश्मीर, ग्वालियर, सिख और मद्रास क्षेत्रों ने अंग्रेजों का ही उल्टा साथ दिया। किसके कारण, किसके कारण, लोभ के, लालच के। स्पष्ट उद्देश्य से पता ही नहीं था करना क्या है। ठीक, तो स्पष्ट और राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, यह अधिकतर असंतोषों का मिश्रण था। बस गुस्सा आया, असंतोष आया, चल दिए। अंग्रेजों की एकजुटता रही और तकनीकी श्रेष्ठता रही। अच्छी बंदूकें थे, सैन्य, उनकी जो सेना थी वो ट्रेंड थी, उनके पास सुविधा थी।
एक जगह से दूसरी जगह को सहायता कर सकते हैं, सूचना पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राफ, रेल थी, ट्रेन थी, अपने यूज के लिए सुविधाओं से लैस थे, और ये क्या हुआ, असफल हो गया। बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये स्वतंत्रता संघर्ष पहला ले डूबा। लेकिन इन सब के बावजूद भी असफल रहा। हमारी राष्ट्रवाद की भावना भावना प्रबल रही, राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, राष्ट्रीय चेतना आई, और हम इसको पहला अपना स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, वीडी सावरकर ने इसको बोला है। कोई पूछे किसने बोला है, वीडी सावरकर ने, और एक्सेप्टेड है ये गवर्नमेंट के द्वारा किताबों में भी। तो बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आप किसी और सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप अपना लेक्चर बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। ये थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आपको इसको समझना ज़्यादा है, लिखना अपने नोट्स में कम है, लिखना एग्जाम में है, क्योंकि वहीं से नंबर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कॉपी बना करके लिखना नहीं है, क्योंकि वो ना तो याद हो पाता है, ना वो समझ में आ पाता है, और ना ही वो एग्ज़ाम में लिखा जाता है। फाइनली आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी किसको देखती है, आपके मार्क्स को देखती है, आपके नंबर को देखती है। तो लेकिन आप जो भी अपने नोट्स में लिखे उसको समझ के लिखे। हर जो शब्द है, हर जो हेडिंग है, हर जो सिलेबस है, उसका पता होना चाहिए, चाहे वो कम ही शब्दों में पता हो, और एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बने। तो थैंक यू वेरी मच, और गॉड ब्लेस यू ऑल।